मैं रवि कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का आपके चैनल फिजिक्स इज इजी पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग जैसा कि लास्ट क्लास में बोले थे कि मोशन इन वन डायमेंशन स्टार्ट हो चुका है आप लोग का, और जो भी मैक्सिमम चीज़ हम लोग को सीखना है, चाहे गति की परिभाषा हो, विराम की परिभाषा हो, वेग, विस्थापन, दूरी, त्वरण, तो मैक्सिमम चीज़ हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन में ही सीख लेंगे, जितना भी टर्म है सारा। और उसके बाद 2-3 डायमेंशन मेनली प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। वेक्टर का क्लास आप लोग का अच्छा से हो ही चुका है, हालांकि वेक्टर में अभी प्रॉब्लम करवाना बाकी है, तो हम लोग कुछ इधर पहले पढ़ लेते हैं ताकि आपका आगे का चैप्टर भी लगे कि हाँ चल रहा है, और उधर प्रॉब्लम पे भी हम लोग वापस से आएंगे। वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट आप लोग को पढ़ा दिए हैं, प्रॉब्लम करवाना बाकी है। तो लास्ट क्लास में हम इंट्रोडक्शन वगैरह कर ही दिए हैं, हम लोग काफ़ी चर्चा भी किए थे मोशन इन वन डायमेंशन का, डायमेंशन के विषय में भी चर्चा किए थे, रिलेटिविटी की चर्चा हुई थी। तो चैप्टर तो यह वाकई में सबसे आसान है और बिल्कुल प्रवेश द्वार है फिजिक्स का, और एकदम मज़ेदार है, क्योंकि जितना भी घटना आप लोग पढ़िएगा सब हम लोग के दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। चाहे रेलगाड़ी के खिड़की से बाहर झाँकना हो, चिड़िया का उड़ना हो, पतंग का उड़ना हो, तरह तरह का आप दूरी विस्थापन में अंतर निकालिएगा, या कोई वृत्ताकार मार्ग पे चलिएगा, हर सिचुएशन का डील यहाँ पे आपका मोशन इन वन डायमेंशन में होगा। और एकदम लगेगा कि हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल डे टू डे लाइफ का वर्णन कर रहे हैं, उसका वर्णन को एक साइंटिफिक वे में हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि जो बेसिक टर्म है जो इसमें यूज करेंगे हम लोग, जैसे बिंदु वस्तु कहते हैं, तो आप लोग कहिएगा कि सर बस है, कार है, और आप उसको बिंदु मान रहे हैं, जबकि बस का तो कुछ साइज है, कुछ इतना आकार में बड़ा है, बिंदु कैसे मान रहे हैं। तो वहाँ पे हम उस सब का डिफिनीशन कर रहे हैं कि इसमें बिंदु वस्तु किसको मानते हैं। तो यदि वस्तु का आकार वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत कम हो, जैसे बस का आकार कितना होगा 10 मीटर 15 मीटर, जबकि दूरी बस से कितना तय किया जाता है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 1000 किलोमीटर। तो बस द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बस का आकार क्या है, बहुत छोटा है। तो जब हम प्रॉब्लम बनाएंगे तो बस को एक बिंदु वस्तु की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसी तरह से कुछ बेसिक डिफिनीशन हम लिख रहे हैं, बिल्कुल स्लोली हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आप लोग इसको नोट बनाते जाइए, नोट बना लीजिएगा, और जैसे जैसे देखिएगा हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा समझ और गहरा होते जाएगा। थोड़ा सा वेक्टर वगैरह का कंसेप्ट आ ही गया है, और कुछ नया कंसेप्ट हम लोग लेते हैं तो और देखिएगा प्रॉब्लम वगैरह भी बनेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा। थोड़ा बहुत आवाज़ आएगा, बगल में कंस्ट्रक्शन वर्कर सब काम हो रहा है, तो उसको आप लोग इग्नोर कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, हेडिंग दे दिए हैं आपका एक विमीय गति, क्लास 11 के लिए है, चैप्टर 2, जिसको कि इंग्लिश में कहिएगा मोशन इन वन डायमेंशन। तो डायमेंशन वगैरह का चर्चा कल किए ही थे, जैसे बोर्ड के पास कितना डायमेंशन है, तो लंबाई और चौड़ाई, यानी इसको 2 एक्सिस में हम लोग रख सकते हैं, यानी यह 2 डायमेंशनल है। कोई सरल रेखा है, केवल लंबाई है, तो वह 1 डायमेंशनल है। और कोई घनाकार वस्तु है, या जैसे पतंग का पोजीशन बताना है, तो अगर इस तरह से उसका डोर उड़ रहा है पतंग, तो कुछ एक्स एक्सिस में भी है, कुछ वाई में भी है, कुछ जेड में भी है, तो 3 डायमेंशनल। और हम लोग जिस संसार में रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, वह 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, हम लोग 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं। तो कोई भी बिंदु हो इस ब्रह्मांड का, कोई भी वस्तु हो, उसको हम केवल 3 डायमेंशन एक्स वाई जेड की सहायता से उसको बता सकते हैं। तो चर्चा होते रहेगा। जल्दी से गति इसको कहेंगे मोशन।
बचपन से पढ़े होंगे आप लोग 5-6 क्लास से ही कि किसी वस्तु का क्या होता है, तो किसी दिए हुए बिंदु या वस्तु की तुलना में अगर स्थान में परिवर्तन होता है तो कहते हैं गति में है, अगर स्थान में परिवर्तन नहीं होता है तो कहते हैं विराम में है। लेकिन पूर्ण विराम या पूर्ण गति कभी भी संभव नहीं है। भले ही जैसे अगर कहे कि यह टेबल है रूम के तुलना में विराम में है, लेकिन पृथ्वी तो घूम रहा है सूर्य के चारों ओर, तो सूर्य के तुलना में यह गति में है, तो पूर्ण विराम या पूर्ण गति आपका संभव नहीं है। यह चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो लिख लीजिए गति का समय के साथ किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी पिंड की स्थिति का निरंतर बदलना गति कहलाता है। जैसे दौड़ता हुआ घोड़ा, उड़ता हुआ पक्षी, एकदम बेसिक चीज़ है। अगला जल्दी से लिख लीजिए विराम, जिसको रेस्ट कहेंगे, तो सेम इसका उल्टा, इसमें स्थिति बदलेगा, इसमें नहीं बदलेगा। तो समय के साथ किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष किसी पिंड की स्थिति का न बदलना विराम या रेस्ट कहलाता है। जैसे मेज पर रखी पुस्तक तो किसके तुलना में विराम में है, मेज के सापेक्ष विराम में है। अगला आपका है ऋजु रेखीय गति, रेक्टिलिनियर मोशन। तो सरल रेखीय मार्ग पर होने वाली गति को ऋजु रेखीय गति कहते हैं। सिंपल है एकदम। अगला हम लोग का कंसेप्ट ले रहे हैं बिंदुवत वस्तु या पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो किसी वस्तु को बिंदु वस्तु कब मानेंगे, तो शुरू में ही बता दिए कि वस्तु के आकार के तुलना में उसके द्वारा चली गई दूरी बहुत अधिक हो तो वस्तु को क्या मान लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे, बिंदु वस्तु मान लेंगे। तो लिख लो जल्दी से, यदि किसी गतिमान वस्तु का आकार उसके द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत कम हो तो उस वस्तु को बिंदु वस्तु मान लिया जाता है। जैसे बस के आकार की तुलना में उसके द्वारा तय की गई दूरी काफ़ी अधिक होती है, अतः उसे बिंदु वस्तु मान सकते हैं। तो आसानी से सब लोग नोट कर लीजिए। बिल्कुल शुरुआती क्लास है, लास्ट क्लास तो इंट्रोडक्शन ही था। आगे हम लोग थोड़ा सा दूरी और विस्थापन इसका परिभाषा लिख लेते हैं और दोनों में अंतर बना लेते हैं। एक तरफ दूरी को रख लेंगे, एक तरफ विस्थापन को। तो इसको नोट कीजिए, तब तक हम अगला लिखते हैं। केवल आज हम जल्दी से चाह रहे हैं कि आप लोग बेसिक टर्म जान लें ताकि हम आगे का चीज़ पढ़ने में हम लोग को आसानी हो। जिसका गति का समीकरण वगैरह उसमें फिर मज़ा आएगा आप लोग को। लेकिन पहले बेसिक टर्म सब हम चाह रहे हैं कि आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। दूसरा चीज़, एक चीज़ और हम अभी आपको कहते हैं कि चूँकि 11 के स्टूडेंट हैं आप लोग, तो आप लोग का जजमेंट अभी उतना डेवलप नहीं होता है कि किस चीज़ को अच्छा बुरा, जो आपके लिए अच्छा हो या बुरा हो वह डिसाइड कर सके। तो बहुत सारी चीज़ें आप पे प्रभाव डालती है, आसपास का सोसाइटी, माहौल, तरह तरह की चीज़ों से आप प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही करना चाहते हैं आप लोग को कि हम आपके बेनिफिट के लिए जो आपके लिए बेस्ट है, जो सबसे सूटेबल है, वह काम करते हैं। और इसमें हम बुक का पूरा यूज करते हैं और आप लोग को भी प्रोत्साहित करते हैं कि बुक से जुड़िए, बुक पढ़िए, बुक का लैंग्वेज देखिए, कैसे किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, उसका परिभाषा देखिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम अपना विद्वता दिखाने के लिए कि हम प्रकांड विद्वान हैं और बुक से आपको दूर कर दे, तो यह बहुत बड़ा भूल होगा, आपके लिए बहुत बड़ा छल होगा। अगर हम आपको बुक से दूर करते हैं तो यह आपके लिए अपूरणीय क्षति होगी, हम वह पाप कभी नहीं करने जा रहे हैं। तो हमेशा बुक से दोस्ती रखिए। हम भी हमेशा बुक पढ़ते रहते हैं, तरह तरह का बुक जो भी आता है, और आपको बुक के बिल्कुल करीब, जितना परिभाषा डिफिनीशन वगैरह हम बिल्कुल बुक के करीब रखते हैं। तो जैसे अभी परिभाषा लिखा है विराम गति का, तो उसमें अगर हम अपना विद्वता डालना चाहे तो उस पर बहुत सारा चैलेंज कर देंगे, बहुत सारा उसमें कहेंगे नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, बुक गलत है, ये गलत है, तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा।
हमारे विद्वान होने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। और यही रीज़न है कि हम अपना लेवल नीचे करके कोशिश करते हैं कि हम आपके लेवल पे आके आपसे बात करें, बिल्कुल थोड़ा बहुत अंतर रहे ताकि आपके पास आसानी से हमारी बात आप तक पहुंच पाए। या नहीं, हम कोशिश रखते हैं कि हम अपना विद्वता दिखाते जाएं। विद्वता दिखाने से आपको क्या फ़ायदा होगा? हम कितना भी जानते हैं, आपको क्या बेनिफिट है? आपका बेनिफिट है कि आप कितना हमसे सीख पाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लेवल में आके, बिल्कुल आपके तुलना में आके धीरे धीरे आपका लेवल हम बढ़ाते चले जाएंगे। फिर आप भी हमारे लेवल पे बात कीजिएगा, फिर हम भी उस लेवल पे बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग का काम है बिल्कुल बेसिक से, मन से सारा चीज़ निकाल के, एकदम जैसे कि सादा ब्लैक बोर्ड है। अगर पहले से इस पे लिखा हुआ रहेगा तो मज़ा आएगा लिखने में या समझ में आएगा। तो बिल्कुल अंदर से क्लीन कर लीजिए खुद को। और चूँकि 11 का भौतिकी बिल्कुल 0 लेवल से है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो कि आपको पहले से पता होना चाहिए, कुछ नहीं है ऐसा। जोड़ घटाव गुना भाग पता होना चाहिए। तो हम सब पढ़ सकते हैं, चाहे वह कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट हो या बहुत ब्रिलियंट हो, हर कोई पढ़ सकता है। हर किसी के लिए फिजिक्स यही रहेगा, सेम चीज़ रहेगा। तो एकदम आप लोग सिंसियर हो जाए, बिल्कुल रेगुलर, कुछ नहीं करना। आधा घंटा 20 मिनट का वीडियो है, आपको शांति से देख लेना है, नोट कर लेना है। और उसके बाद फुल कॉन्फिडेंस में बाहर निकलिए, घूमिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ चलिए। अपना काम कर लो, 2-4 घंटा दिन का है, मैथ पढ़ लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, फिर अपना जो काम है आप करते रहिए कॉन्फिडेंस के साथ। और अगर पढ़िएगा नहीं तो भले आप दिखावा कीजिएगा कि हम कॉन्फिडेंस में है, ऐसे हेयर स्टाइल कर लिए, इधर व्हील कर लिए, इधर पियर कर लिए, लेकिन अंदर से खोखला रहिएगा। बाहर से दिखाइएगा कि कॉन्फिडेंस में है, अंदर से खोखला रहिएगा, तो क्या फ़ायदा है उसका? तो इसलिए कह रहे हैं कि अभी कुछ देर नहीं हुआ है, कोई लॉकडाउन का प्रभाव हम नहीं पड़ने देंगे। आप लोग पे जुड़ जाइए जितना जल्दी हो सके। तो आगे का काम हम लोग करते हैं। देख लीजिए, अगला लिख दिए हैं दूरी, जिसको इंग्लिश में कहेंगे डिस्टेंस। तो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। एकदम सिंपल डेफिनेशन है कि जिस रास्ते से, अगर ऐसे ऐसे जिस किसी रास्ते से आप चले, उस मान लीजिए ए से बी तक आप इस मार्ग से चले, तो इस मार्ग की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी कहलाएगी। यह एक अदिश राशि है। इसके आगे देख लीजिए विस्थापन, इसको कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह एक सदिश राशि है। तो दोनों में अगर आपको अंतर लिखना कहे तो क्या हो गया? तो दूरी आपका अदिश राशि है, विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। दूसरा क्या अंतर हो रहा है? तो दूरी जो है वह वास्तविक रास्ते की लंबाई है। यानी कि दूरी किस पे निर्भर कर रहा है? वास्तविक रास्ते पे निर्भर कर रहा है। उसी को लिखे थे, एक्चुअल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो वास्तविक रास्ता है उसका लंबाई ही क्या कहलाता है? डिस्टेंस। लेकिन विस्थापन को एक्चुअल रास्ते से, वास्तविक रास्ते आप कैसे कैसे घूमे, टर्निंग लिए, उससे विस्थापन को कोई मतलब नहीं है। विस्थापन केवल किस पे निर्भर करता है? शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु। हमेशा जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालने कहेंगे आप लोग क्या खोजिएगा? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। विस्थापन को केवल शुरुआती और अंतिम बिंदु से मतलब है, बीच में आप कैसे चले, किस डायरेक्शन से चले, किस रास्ते से चले, विस्थापन को कोई मतलब नहीं है। और शुरुआती और अंतिम बिंदु के बीच का न्यूनतम, जैसे अगर ए और बी इसका ये शुरुआती पॉइंट है या अंतिम पॉइंट है, तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी हमेशा किससे मिलेगा? स्ट्रेट लाइन से मिलेगा। तो ए से बी को मिला दिए और इसका डायरेक्शन क्या हो गया? तो फ्रॉम ए टू बी, या तीर का चिन्ह इसका दिशा हो गया, और यह तीर की लंबाई विस्थापन का परिमाण या मैग्नीट्यूड हो गया। तो हम कहते
कि सदिश राशि में हमेशा दो चीज़ होता है, एक उसका परिमाण या मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका दिशा। तो अगर ए से बी तक इस तरह से गए थे या कैसे भी गए, दूरी निकालते हैं तो वास्तविक रास्ते की लंबाई व अदिश राशि है उसको दिशा से कोई लेना देना नहीं है। अगर विस्थापन निकालते हैं तो शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कैसे निकलेगा, ए से बी को सरल रेखा से मिला लिए। तो यह सरल रेखा ए बी का लंबाई विस्थापन का परिमाण हो गया और ए बी का दिशा जो तीर का दिशा है वह इसका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, दूरी आपका क्या है, अदिश राशि है। तो लिख भी दिए हैं कि किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, यह एक सदिश राशि है। अब एक एग्जाम्पल सब लोग ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए कि आप ए से चलना शुरू किए और ऐसे बी से होते हुए सी तक पहुँचे और यह कैसा है, अर्धवृत्त के आकार का रास्ता है। ध्यान से सब लोग देख लो क्या है, यह एक अर्धवृत्त के आकार का रास्ता है, इसका त्रिज्या दे रहा है आर है। और आप कैसे चलना शुरू किए, ए से चलना शुरू किए और बी से होते हुए कहाँ पहुँचे, सी तक पहुँचे। तो इन मूविंग फ्रॉम ए टू सी भाया बी, और आपको क्वेश्चन दे दिया फाइंड, पहला में डिस्टेंस और दूसरा में आपको कह देगा डिस्प्लेसमेंट। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए से आप सी तक पहुँचे बी के द्वारा होते हुए, यानी कि इस रास्ता से चले आप ए बी सी से, तो आपको पहले डिस्टेंस बता देना है, दूसरा में डिस्प्लेसमेंट बता देना है। जल्दी से सोच के बताइए डिस्टेंस क्या होगा। तो डिस्टेंस किस पे निर्भर करता है या दूरी किस पे निर्भर करता है, वास्तविक रास्ते की लंबाई। तो वास्तविक रास्ता कौन है, देखो यह ए बी सी, यह आपका क्या है, तो ये आपका वास्तविक रास्ता है जो कि क्या होगा, तो अर्धवृत्त का परिधि होगा, सबको पता है। और वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। तो यह आधा वृत्त का क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बटे 2। यानी यह जो आपका अर्धगोलाकार आकृति बन रहा है ए बी सी, इसका लंबाई कितना हो गया, तो पूरा वृत्त का परिधि 2 पाई आर, या आधा है तो क्या हो गया 2 पाई आर बटे 2, क्या बचा पाई आर। तो डिस्टेंस वह कितना तय करेगा, तो ए से सी तक जाने में वह कितना दूरी तय किया, पाई आर दूरी तय किया। जबकि यहीं पे अगर आपको कहेगा कि विस्थापन बताइए, यह तो डिस्टेंस आपने दूरी निकाल लिया, लेकिन विस्थापन अगर पूछ रहा है तो विस्थापन कैसे बताइएगा। तो विस्थापन आपको पता है कि इसको रास्ता से कोई लेना देना नहीं है, इसको केवल मतलब किससे है, शुरुआती पोजीशन और अंतिम पोजीशन। तो शुरुआत में यह ए था और लास्ट में कहाँ आ गया, सी पर आ गया। तो दोनों को क्या किए, इस तरह से सरल रेखा से मिला दीजिए और ए से सी की ओर तीर का चिन्ह दे दीजिए। तो यही आपका ए सी जो है यह क्या हो गया, इसका विस्थापन हो गया। तो विस्थापन क्या हो गया, AC हो गया। और चूंकि यह सदिश राशि है तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और कुछ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगा, जो AC का या तीर का दिशा है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो AC का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, तो यह लंबाई, तो त्रिज्या अगर r है तो r प्लस r कितना हो गया, 2r हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका, बहुत आसानी से बन गया। केवल कंसेप्ट पे आप लोग अगर फोकस कीजिएगा तो देख लीजिए, दूरी निकालना था तो वास्तविक रास्ते की लंबाई, तो यह अर्धवृत्ताकार रास्ता है, पूरा वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है, तो अर्धवृत्त का क्या हो गया, पाई आर हो गया। दूसरा चीज़ डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो अब विस्थापन को रास्ते से कोई मतलब नहीं है, इसको शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु से मतलब है। तो शुरुआत में ए पर था, फाइनली सी पे है, तो ए से सी के बीच सरल रेखा खींच दिए, यह किसके बराबर हो गया, वृत्त के
डायमीटर के बराबर या व्यास के बराबर हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड r प्लस r कितना हो गया 2r। तो विस्थापन का परिमाण 2r हो गया और दिशा क्या होगा फ्रॉम A to C। कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं हुआ होगा। तो आगे आप लोग को दूरी और विस्थापन दोनों में हम जल्दी से कोशिश करते हैं कि अंतर करवा दें और उसके बाद आज का क्लास ख़त्म कर देते हैं। जल्दी से सब लोग देख लीजिए, विस्थापन और दूरी में अंतर बोर्ड पर लिख दिए हैं, इसको लिखते भी जाएंगे समझते भी जाएंगे। इधर हमने विस्थापन डिस्प्लेसमेंट को रखा है, इधर दूरी डिस्टेंस को रखा है। पहला पॉइंट में कह रहा है यह एक सदिश राशि है, चर्चा कर चुके हैं कि विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, मतलब इसमें दिशा भी है और परिमाण भी है। दूरी में कह रहा है कि यह एक अदिश राशि है। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है कि यह पिंड की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी है। तो विस्थापन का परिभाषा यही है कि पिंड के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। और जबकि दूरी में क्या कहते हैं कि यह वास्तविक रास्ते की लंबाई है, एक्चुअल पाथ लेंथ है। तो यह दोनों पॉइंट हम लोग क्लियर समझ चुके हैं। अगला पॉइंट देख लीजिए, तीसरा में विस्थापन में कह रहा है यह पिंड के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो पहले ही कहते हैं कि कैसे भी चलिएगा, विस्थापन को केवल शुरुआती पोजीशन और अंतिम पोजीशन से मतलब है, दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन होती है। तो यह भी क्लियर है। जबकि यह कह रहा है कि यह पिंड के पथ की आकृति पर निर्भर करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि दूरी है तो वह वास्तविक रास्ते की लंबाई है। तो जैसे जैसे रास्ता घूम रहा है वैसे वैसे लंबाई भी आपका क्या हो रहा है। तो वास्तविक रास्ते की लंबाई अगर आपको लेना है तो यह रास्ते की आकृति पे भी निर्भर करेगा। वही विस्थापन रहता तो सीधा शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला देते, तो इसको रास्ते की आकृति से मतलब आकृति पर निर्भर करता है, यानी दूरी आपका पिंड के पथ की आकृति पे निर्भर करेगा। क्योंकि क्या है, तो दूरी क्या है, वास्तविक रास्ते की लंबाई है, जबकि विस्थापन जो है वह वास्तविक रास्ते की आकृति पे निर्भर नहीं करेगा। अगला देख लीजिए, कह रहा है इसका परिमाण दूरी के बराबर या उससे छोटा होता है। ध्यान से समझ लीजिए इसको भी, कि कह रहा है कि विस्थापन का परिमाण दूरी के बराबर या उससे छोटा होता है। मान लो कि दो बिंदु हम लेते हैं, ठीक है, बिंदु A है और B है। तो इसके बीच अगर आप सीधा रास्ता से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से A से B तक चले गए तो इस केस में आपका क्या है, तो दूरी भी यही है और विस्थापन भी यही है। तो क्या हो गया, दूरी और विस्थापन दोनों का परिमाण क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसके अलावा हो सकता है कि आप इस तरह से भी जा सकते हैं, इस तरह से भी जा सकते हैं। तो इस केस में या इस केस में क्या होगा आपका, तो दूरी ज़्यादा हो जाएगा, आपको ज़्यादा दूर चलना पड़ेगा। तो क्या हो गया कि दूरी का मान विस्थापन के, या तो अगर सीधा रास्ता से चले तो दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो गया, या फिर दूरी क्या होगा, विस्थापन से बड़ा होगा। ऐसे चलिए और ऐसे घूम के जाइए तो दूरी बढ़ते जाएगा, लेकिन विस्थापन हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो इसलिए कह रहा है कि इसका परिमाण दूरी के बराबर कब होगा, जब दोनों सरल रेखा में चलेगा या उससे छोटा होता है। तो उस दूसरा कोई भी पाथ आप चलिएगा तो विस्थापन दूरी से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यह क्लियर है। इसमें कह रहा है कि इसका मान विस्थापन के परिमाण के बराबर या उससे बड़ा होता है। तो यह भी सही है कि जब स्ट्रेट लाइन पर चले तो दूरी और विस्थापन बराबर है, इसके अलावा कोई भी रास्ता चलिएगा तो दूरी हमेशा क्या हो जाएगा, विस्थापन से बड़ा होगा। तो इसका मान विस्थापन के परिमाण के बराबर या उससे बड़ा होता है। यहाँ तक क्लियर है। अगला देख लीजिए, पिंड द्वारा चली गई दूरी शून्य होने पर उसका विस्थापन भी शून्य होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ से आप चलना शुरू किए हैं और आपके द्वारा चली गई दूरी ही शून्य है, मतलब आप यहाँ से हिले ही नहीं, थोड़ा भी हिलिएगा तो कुछ दूरी तय कीजिएगा। तो अगर कह रहा है कि पिंड द्वारा चली गई दूरी शून्य है, मतलब क्या है,
है, आप एक ही बिंदु पे हैं, और जब एक ही बिंदु पे हैं तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन के लिए क्या चाहिए, शुरुआती बिंदु और अंतिम बिंदु। अगर दोनों एक ही बिंदु पे है मतलब विस्थापन क्या हो गया, शून्य हो गया। तो पिंड द्वारा चली गई दूरी शून्य होने पर उसका विस्थापन भी शून्य होता है। लेकिन दूरी में क्या है कि यह आवश्यक नहीं है कि विस्थापन शून्य होने पर दूरी भी शून्य हो। जैसे कि यहाँ से आप चलना शुरू किए ए से, और इस तरह से घूमते टहलते ननिहाल आर से होते हुए आप वापस फिर ए पे ही आ गए। तो अब क्या हो गया, तो इस तरह से आपने चला तो दूरी तो वास्तविक रास्ते की लंबाई होगी 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जो भी होगा, लेकिन विस्थापन इसका क्या हो गया, तो ए से चले थे और वापस ए पे ही आ गए। तो विस्थापन तो शून्य हो गया, लेकिन क्या दूरी शून्य है, नहीं है। तो दूरी शून्य होगा तो विस्थापन भी शून्य होगा, लेकिन विस्थापन शून्य है इसका मतलब दूरी शून्य होगा, यह आवश्यक नहीं है। क्लियर, देख लीजिए कि विस्थापन तो ए से चले वापस अगर ए पे ही आ गए तो विस्थापन शून्य हो गया, लेकिन दूरी क्या शून्य होगा, नहीं होगा। अगला देख लीजिए, यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। कौन, विस्थापन। तो चूंकि सदिश राशि है, सदिश राशि पढ़े हैं कि अगर इधर दिशा है धनात्मक मान लिए तो उसके विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो सदिश राशि है चूंकि विस्थापन, तो यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, क्योंकि इसमें दिशा है। जबकि दूरी हमेशा क्या है, तो अदिश राशि है, इसको दिशा से मतलब नहीं है, तो यह सदैव क्या होगा, धनात्मक। आप चलना शुरू कीजिएगा, कहीं भी जाइएगा, कहीं पे रुकिएगा, तो हमेशा दूरी जो नापिएगा वह तो ऋणात्मक नहीं होगा, तो यह सदैव क्या होगा, धनात्मक होगा। तो मेरे ख्याल से आज आप लोग का स्टार्टिंग अच्छा हो गया, धीरे धीरे और आप लोग को मजा आएगा। बेसिक टर्म हम लोग कर ही लिए हैं, फिर अगला क्लास में चलेंगे, और एक आध वेक्टर का आपका न्यूमेरिकल के लिए भी क्लास हम डालेंगे। तो धन्यवाद।